विमला अपने बेटे अर्जुन और बेटी प्रिया के साथ रहती है। अर्जुन चंडीगढ़ में एक बड़े होटल में नौकरी करता था। उसके होटल के सामने ही गर्ल्स हॉस्टल था। अक्सर जब भी अर्जुन अपने काम से घर लौटता तो उसे हॉस्टल के बाहर घूमती हुई लड़कियां दिख जाती। ऐसे एक रोज जब वो अपनी ड्यूटी पूरी कर बाइक से घर लौटने लगा तो अचानक मौसम काफी खराब हो गया। जोरों की बारिश होने लगी। अर्जुन तो खुद को बचाते हुए पास में ही एक दुकान के नीचे जाकर खड़ा हो गया। तभी एक लड़की मोहिनी उस हॉस्टल से बाहर आती है और बारिश में भीगने लगती है। जो चंडीगढ़ के हॉस्टल में तो पढ़ रही थी, लेकिन उसकी बोली एकदम देसी थी। वाह वाह वाह, ये बरखा में तो कितना मजा आवेला। ए सुरभि, तनिक तुम भी इधर आवे ना। मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ, मुझे बीमार नहीं होना। और तू भी आजा, नहीं तो भीग जाएगी। अरे नहीं नहीं, हम तो तनिक अभी और भीगेंगे। गजब का बरखा हो रही है आज तो चंडीगढ़ में। तुम तो जानो तो हमारे गांव में भी ऐसी बरखा होवत है। कसम से आज तक गांव की याद ताजा हो गई। पास में ही दुकान के नीचे खड़ा अर्जुन उसकी ये सब बातें सुन रहा था। उसे उसकी बोली बड़ी ही प्यारी लग रही थी। साथ ही मोहिनी की मोहिनी सूरत भी उसे भा गई। क्या कमाल की लड़की है यार, सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोरनी बारिश में नाच रही हो। अर्जुन उसी रोज से मोहिनी का दीवाना हो जाता है। अब वो मोहिनी का पता लगाने के लिए ड्यूटी खत्म होते ही उसके हॉस्टल के बाहर चक्कर काटने लगता है और एक रोज उसकी मुलाकात मोहिनी से हो ही जाती है। मैडम, पिछले एक हफ्ते से तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। काहे? हम कोनो हीरोइनवा है का जो हमरा ऑटोग्राफ चाहिए तुमको? नहीं नहीं, ऑटोग्राफ नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल चाहिए मुझको। ये का बकवास करत हो? एक लपड़वा ऐसा घुमा कर मारेंगे ना कि सारा अकल ठिकाने आ जाएगी। तो हर हाँ आया बड़ा मजनू की औलाद। मोहिनी गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन अर्जुन उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो अभी भी रोज काम खत्म होने के बाद एक एक घंटा उसके हॉस्टल के नीचे उसके इंतजार में खड़ा रहता। मोहिनी की दोस्त माया बालकनी से उसे देखती है तो मोहिनी उसे बोलती है, गजब का एटीट्यूड है इस भोजपुराइन में। देखो तो तेरा मजनू कितने दिनों से हाथ में गुलाब लिए घूम रहा है। अगर तुझे नहीं लेना तो साफ साफ बता दे, मैं ही जाकर उसे पटा लेती हूँ। वैसे भी इतना हैंडसम लड़का है, कैसे जाने तू? एक झापड़ घुमाई कर मारेंगे ना तोहरा। खबरदार जो की तरफ आंख भी उठावा तो। ये कहकर मोहिनी बाहर आ जाती है और अर्जुन को जाकर गले से लगा लेती है। अब दोनों में प्यार हो जाता है और कुछ दिन बाद अर्जुन मोहिनी के बारे में अपने घर पर बता देता है। क्या कहा तूने? है अर्जुन, लड़की भोजपुरी है। तू पागल हो गया है क्या? अलग जाति की लड़की लेकर आएगा। गांव में तेरे चाचा चाची क्या सोचेंगे? उन्हें तो मौका मिल जाएगा मुझे सुनाने का कि एक ही बेटा था, वो भी भोजपुरी बहू ले आया। अब जिसको जो सोचना है सोचे माँ। और वो ये कैसे भूल सकते हैं कि उनकी खुद की बेटी ने भागकर शादी की है। अर्जुन, उनके सामने ये बात मत बोलना। जानता है ना उनको कितना बुरा लगेगा। फिर भी मैं इस बारे में उनसे फोन पर बात कर लूंगी। तेरे बाबा के जाने के बाद परिवार के नाम पर वही लोग हैं हमारे पास। विमला इस बारे में गांव में रहने वाली अपनी देवरानी सुजाता से बात करती है। क्या कहा दीदी, लड़की भोजपुरी है? बुरा न मानना जेठानी जी, लेकिन सुना है ये भोजपुरी लड़कियां बड़ी तेज होती हैं। इनसे काम करवाना तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देने जैसा है। आपको पता है हमारे गांव में वो सरपंच है ना हरिया, उसका बेटा भी कोई भोजपुरी बहू ले आया है। कमबख्त ने नाक में दम कर रखा है सबके। ये ना तो किसी से डरती है और ना ही अपनी बात से पीछे हटती है। मैं सब समझती हूँ सुजाता, लेकिन अब इसे कौन समझाएगा? जब देखो तब बस उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता है। अच्छा सुजाता, फोन रखती हूँ। अपने बेटे की जिद के आगे माँ को झुकना ही पड़ता है और वो उन दोनों की शादी करवा देती है। फिर भोजपुरी बहू ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। क्या हुआ सासू माई, स्वागत नहीं करोगे हमारा? हम कब से दरवाजे पर खड़े हैं। ये क्या बोले जा रही है? अर्जुन बेटा, इस तितली को चुप रहने को बोल और मुझे गृह प्रवेश करने दे। अपनी सास की बात सुनकर वो चुप हो जाती है। फिर गृह प्रवेश कर वो अपने पति के साथ अंदर कमरे में चली जाती है। सच ही कहा है किसी ने, आजकल की बहुओं को तो कोई लाज शर्म ही नहीं है। मोहिनी ज्यादा अमीर घर से नहीं थी, इसलिए विमला को यही लगता था कि उसने बस पैसों के लिए उससे शादी की है। शादी के अगले दिन मोहिनी सुबह जल्दी उठकर अपनी सास के उठने से पहले ही घर के सारे काम निपटा देती है। साथ ही पूजा पाठ करने के बाद रसोई में जाती है और चूल्हे की पूजा करने के बाद सबसे पहले चाय बनाकर अपनी सास को देकर आती है। माँ जी, आज हमारी पहली रसोई है हमरे ससुराल में, तो क्या बनाए हम? अब मैं क्या ही बताऊं, जो तुझे सबसे अच्छा आता है बना ले। ये भी बहुत बढ़िया बात कही आपने। ठीक है, हम अभी बनावत है, आप तो बस अपनी तशरीफ रखकर बैठ जाओ।
मुस्कुराते हुए वो रसोई में चली जाती है और कुछ देर बाद घर में रखे छोटे से तंदूर में सबके लिए तंदूरी लिट्टी चोखा बनाकर ले आती है। ये क्या बनाया भाभी, बॉल जैसा? अरे नहीं नहीं, ई बोल नहीं बल्कि ई को तो तंदूरी लिट्टी चोखा बोलत है। आप एक बार खाएंगी ना तो कसम से मजा ही आ जाएगा। हटा परे, हमें नहीं खाना ये तेरा उटपटांग सा खाना। तू तो हमारे लिए सादा सा खाना बना कर ले आ। मोहिनी को ये सब सुनकर बड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो चुप हो जाती है। अर्जुन सब समझ जाता है। अरे किसी को खाना हो या ना खाना हो, मैं तो खाऊंगा, लेकिन अभी मुझे लेट हो रहा है। ऐसा करो मोहिनी, तुम इसे पैक कर दो, मुझे होटल जाने के लिए देरी हो रही है। अर्जुन लिट्टी चोखा टिफिन में लेकर होटल चला जाता है। दिन के वक्त जब वो अपना लंच खोलता है तो उसकी खुशबू से उसके दोस्त भी उसके साथ लिट्टी चोखा खाने लग जाते हैं। वाह, क्या कमाल का लिट्टी चोखा बनाया भाई, भाभी ने तो मजा ही आ गया भाई है? ऐसे ही समय बीता और एक दिन गांव से अर्जुन के चाचा चाची शहर आ गए। क्या बताऊं विमला दीदी, कमर में बड़ी जोरों का दर्द है। कई डॉक्टरों को दिखा दिया लेकिन आराम ही नहीं मिला। तू चिंता मत कर, यहाँ तुझे बड़े डॉक्टर के पास ले चलेंगे। विमला सुजाता को कई जगह पर लेकर गई, लेकिन उसे किसी भी दवाई से आराम नहीं मिला। चाची सास को यूं दर्द से तड़पता देख मोहिनी ने जड़ी बूटियों का तेल बनाया और सुबह शाम उससे उसकी कमर की मालिश करने लगी। साथ ही उसके खाने पीने का भी खूब ख्याल रखती, जिससे हफ्ते भर बाद ही वो पूरी तरह ठीक हो गई। मैं गलत थी दीदी, अपनी मोहिनी तो बहुत अच्छी है और लिट्टी चोखा तो क्या कमाल का बनाती है कि क्या ही कहूं। वैसे ये बताओ, कल उसने बनाया तो तुमने क्यों नहीं खाया? हम बताते हैं चाची जी, कैसे कि माँ जी को लगता है कि उनका नाक छोटा हो जाएगा। लेकिन माँ जी, हम आज फिर बनाए हैं, एक बार खाकर तो देखिए। सबकी जिद करने पर सास और ननद लिट्टी चोखा खाती है तो उसका स्वाद भूल ही नहीं पाती। वाह भाभी, कितना टेस्टी है। मैं ही पागल थी जो इतनी अच्छी चीज मिस कर दी। सच में बहू, ये तो लाजवाब है। इससे बेहतर तो जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं। तभी अर्जुन भी खुशी खुशी मिठाई का डब्बा लेकर घर आता है। ये लड्डू किस खुशी में लाया है बेटा? चाचा जी, अपनी मोहिनी को मेरे होटल की तरफ से एक प्रपोजल मिला है। कैसा प्रपोजल? अरे यही कि अगर तुम अपने हाथ के बने लिट्टी चोखा की रेसिपी शेयर करोगी तो वो तुम्हें उसके बदले 50 लाख रुपए देंगे। आज जो तुमने तंदूरी लिट्टी चोखा बनाकर दिए थे ना, वो मेरे बॉस को बड़े पसंद आए। वो तो बहुत खुश हुए और उन्होंने ये ऑफर दे दिया। घर में ये बात सुनकर सभी लोग बड़े खुश हुए। अब सबको अपनी भोजपुरी बहू पर बड़ा नाज था। अब भोजपुरी बहू के तंदूरी लिट्टी चोखा न सिर्फ उस होटल में बल्कि पूरे चंडीगढ़ शहर में फेमस होने लगे। मोहिनी ने कम समय में ही खूब नाम कमा लिया और अब उसकी सास, जो कभी लिट्टी चोखा खाना पसंद भी नहीं करती थी, अब हर दूसरे दिन उसे वही बनाने के लिए बोलती। गीता एक बिहारी परिवार से पंजाबी परिवार में बहू बनकर आई थी। उसके लिए एकदम से पंजाबी रीति रिवाज समझना मुश्किल हो रहा था, पर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में थी कि किसी को भी उससे कोई शिकायत न रहे। लेकिन गीता की सास कृष्णा को उससे हमेशा परेशानी रहती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था एक बिहारी लड़की का पंजाबी परिवार में आना। माँ जी, ये आपका नाश्ता और ये चाय हमने बना दी है, कैसी बनी है बता दीजिए। कोनो कमी होगी तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ए की बनाया है तू? मैं ते तेनू मूली दे पराठे बोले सी। माँ जी, मूली का पराठा हमने कभी बनाया ही नहीं। हम जब भी मूली का पराठा बनाने की कोशिश करते हैं हमसे वो फट जाता है और मूली एक तरफ हो जाती है। हम सुबह से बहुत कोशिश कर रहे थे पर हमसे बना नहीं, तो हम आपके लिए ये लिट्टी चोखा बना लाए। फिर लिट्टी चोखा बना ले आई। लिट्टी चोखा ते आलू चोखा, ए चोखा ओ चोखा, हर वेले तू अपना ये बिहारी खाना बना लियांदी। ए इस तरह नहीं चलेगा इस घर विच। कुछ तो तेनू सोचना होगा। या तो तू पंजाबी खाना बनाना सीख ले या फिर रसोई विच जाना छोड़ दे, मैं बना लांगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोनो बात नहीं है। वैसे हम एक बार और कोशिश करेंगे। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी पंजाबी खाना बनाना सीख जाए। अब आप इस उम्र में रसोई में काम करेंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, और हाँ, अपनी मम्मी नू याद नाल फोन कर दे, अगले हफ्ते करवा चौथ है। साडे पंजाबियां विच नू दे पक्के वाले करवा चौथ देंदे ने। वड्डी भरजाई कोलों पुछदी आ ओना दा फोन आ रहा है। हेलो, नमस्ते भरजाई जी। हाँ, मैं गीता नू आख दिता है सारा कुछ। वेखो हुन की होंदा है। जी भरजाई जी, तुसी टाइम नाल आ जाना पूजा विच। सुमन नू ते सारियां नू कह देना। अच्छा अच्छा भरजाई जी, रखनिया।
अपनी सास की ये बात सुनकर गीता थोड़ा घबरा गई। राजीव ने उसे समझाया। गीता तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। हाँ, बस यही प्रार्थना हम देवी मैया से कर रहे हैं कि सब ठीक हो। गीता अपने मायके आ जाती है और सारी बात बताती है। गीता, हमने वो सरला बहन जी है ना जो पंजाबी मंदिर में पंडिताइन है, उनसे ये लिस्ट बनवा ली है। तुम बिल्कुल भी चिंता ना ही करो। हम तुम्हारे बाबूजी के साथ कल ही बाजार जाकर इस सारा सामान खरीद कर ले आएंगे। तुम आराम से घर जाओ और व्रत त्योहार की तैयारी करो, ठीक है बिटिया? गीता घर आ जाती है, पर उसकी सास उसे ताने देने से बाज नहीं आ रही थी। अगले दिन करवा चौथ था और उसकी सास इसी चिंता में थी कि न जाने बिहारी बहू के मायके वाले क्या सामान लाएंगे। तभी गीता के माता पिता और भाई आ जाते हैं। भरजाई जी, ये लोग आ तो गए हैं, पता नहीं की लाए ने। कोई गल नहीं कृष्णा, हुन जो भी लेकर आए ने रख ले। अरे कृष्णा, अरे गीता दे मम्मी पापा आ गए ने। नमस्ते बहन जी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, वो सामान की पैकिंग कर रहे थे। नमस्ते बहन जी, वो सामान रखवाना था, यहीं रखवा दूं? ओ बिल्कुल समधी साहब। और राजीव बेटा, और जा बाबूजी की हेल्प कर पुत्र। जी पापा चलिए, बाबूजी मैं आपकी मदद करता हूँ। गीता की सास की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने करवा चौथ का सामान देखा। तरह तरह की मठरी, शक्करपारे, नमक पारे, मिठाई, मेवे, फल, सबके कपड़े, गहने, साज सज्जा का सामान, सबके लिए अलग अलग लिफाफे और भी बहुत कुछ। इतना बढ़िया उन्होंने पहले करवा चौथ का सामान दिया कि सबने बहुत तारीफ की। लग ही नहीं रहा था कि गीता के परिवार वाले बिहारी होकर पंजाबी फैमिली के लिए इतना अच्छा करवा चौथ का सामान ले आएंगे। अगले दिन गीता अपनी सास और सभी रिश्तेदारों के साथ मिलकर खूब धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाती है। माई, तुम यकीन नहीं करोगी, माँ जी तो बिल्कुल बदल गई हैं। उन्हें आपका दिया हुआ सारा सामान बहुत पसंद आया है। सारे रिश्तेदार भी बहुत तारीफ कर रहे थे, बता रही थी माँ जी। सच बिटिया, चलो देवी मैया का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारे परिवार को हमारा दिया हुआ सामान पसंद आई गया। गीता पुत्र, फोन पर मम्मी है ना, ला जरा मेरी गल भी करा। जी माँ जी। माँ जी तुमसे बात करना चाह रही हैं, इलो बात करो। अपनी सास के बदलते व्यवहार को देखकर गीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी सारी चिंताएं सचमुच देवी मैया ने दूर कर दी थी। व्यक्ति अगर चाहे तो अपने अच्छे चरित्र से कहीं भी बेहतर स्थान प्राप्त कर सकता है, जैसा गीता ने किया। साथ ही उसके मायके वाले भी बहुत समझदार हैं, जो रिश्तों को कैसे निभाया जाता है कि बहुत अच्छे से जानते हैं। उस दिन के बाद गीता को कभी भी बिहारी और पंजाबी इन रीति रिवाज संस्कृति में कोई फर्क दिखाई दिया ही नहीं, क्योंकि आपस में मेल मिलाप और प्रेम का ताना बाना जो बुन गया था। जिस तरह करवा चौथ और दिवाली पर गीता के घर उसके माता पिता आते हैं, इस तरह गीता के ससुराल वाले भी उनके घर छठ पूजा में शामिल होते हैं और दोनों परिवारों में मेल मिलाप और भी मजबूत हो जाता है।